YouTube चैनल पे स्वागत है आपका और मैं जितेंद्र जोशी। यहाँ हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे परिभाषाओं के साथ। परिभाषाएं, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने यहाँ नोट डाउन की है कि जो हमारी पुस्तक में तो 7-8 दी हुई है, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण है वो लिख रहा हूँ मैं। हार्टले विदर्स क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मुद्रा वह सामग्री है, उसने उसे सामग्री माना है क्योंकि वस्तु विनिमय में वस्तुएं क्या थी? एक सामग्री थी। तो मुद्रा वह सामग्री है जिसमें हम वस्तुओं का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। पहले हम ये क्रय विक्रय कर रहे थे वस्तुओं से, लेकिन अब हम ये क्रय विक्रय कर रहे हैं किससे? मुद्रा से। तो मुद्रा वह सामग्री है, वस्तु की जगह क्या आ गई अब? सामग्री, जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो हार्टले विदर्स की अगर परिभाषा में याद रखनी है तो सामग्री और वस्तुओं का क्रय विक्रय। दूसरी परिभाषा आती है हमारी सीलिंगमैन की। सीलिंगमैन वे कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। जिसे क्या प्राप्त हो? सामान्य स्वीकृति। यहां हमने क्या कहा था? सर्वग्राहिता कहा था। तो वहां क्या कह रहा है वो? सर्वग्राहिता या सामान्य स्वीकृति। तो अगर सामान्य स्वीकृति की परिभाषा की बात की जाए तो वो परिभाषा होगी सीलिंगमैन की। सीलिंगमैन कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। तीसरी परिभाषा आती है किनले की। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, सभी ने यहां देखा हमने सामान्य रूप से कि मुद्रा को क्या माना है? वस्तु के रूप में माना है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे सामान्यतः विनिमय के माध्यम या मूल्य के मान के रूप में स्वीकार व प्रयोग किया जाता है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्य विनिमय के माध्यम, विनिमय के माध्यम पहले क्या था? वस्तुएं, चावल दी, गेहूं ले लिया, भैंस दी, गाय ले ली, तो अब क्या है? वो माध्यम मुद्रा। दूसरा, मूल्य के मान के रूप में आप मूल्य कितना? भैंस का मूल्य 1,30,000, 1,20,000, 1,10,000, 90,000। तो मूल्य का मान किसमें हुआ? मुद्रा के रूप में। इसे हमने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया कि ये हमने सर्वग्राहिता के रूप में हमने स्वीकार कर लिया है, ये हमें मान्य है और इसका हम जो उस सर्वग्राहिता के स्वीकार्य के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो किनले कहते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम मूल्य के मान के रूप में स्वीकार व प्रयोग किया जाता है। वो क्या है? मुद्रा है। तीनों हार्टले विदर्स, सीलिंगमैन और किनले, इन तीनों की परिभाषाओं में एक बात समान है कि इन्होंने इस मुद्रा को वस्तु या सामग्री माना है। जहां हार्टले विदर्स वस्तुओं का क्रय विक्रय बताते हैं तो वहीं सीलिंगमैन जो है वो उसे सामान्य स्वीकृति के बारे में बताते हैं। तो वहीं किनले इन दोनों से थोड़ा वो आगे जाके परिभाषा देते हैं कि सामान्य विनिमय के माध्यम मूल्य के मापक के रूप में स्वीकार और प्रयोग किया जाता है। वो क्या है? मुद्रा है। इन तीनों परिभाषाओं के आधार पर अगर हम मुद्रा का सामान्य अर्थ अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि सामान्य अर्थ क्या होगा। तो वो होगा, मुद्रा क्या है? मुद्रा है एक विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या है? मुद्रा है मूल्य का मापक। क्वेश्चन आता है मुद्रा के गुण या विशेषताएं लिखिए, तो ये एक हिसाब से गुण और विशेषताएं हो जाती है। तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा, मूल्य का मापक है मुद्रा, मूल्य का संचय है और स्थापित भुगतानों का मान है। तीनों का अर्थ, विनिमय का माध्यम 200 रुपये दिए कोई चीज़ परचेज कर ली। मूल्य का मापक, आपने उस वस्तु के देख के बताया कि ये वस्तु तो जो है वो लगभग 5,000 की होगी। प्लाट देखते हो आप, जमीन देखते हो, बोलते हो ये कितने का होगा, तो उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं था। हमारा दिमाग जो है वो वर्तमान मूल्यों के आधार पर निर्धारित करता है कि इसका मूल्य का मापक ये होगा। या देख के बताते हैं कि ये वस्तु जो है वो शायद क्विंटल भर होगी, तो इसका मैं आपको जो है वो 1,000 रुपये या 2,000 रुपये जितने भी हैं उतने दे दूंगा। तो वो मूल्य का मापक। फिर मूल्य का संचय रखता है। मुद्रा जो है अपने एक मूल्य का संचय अपने के अंदर रखता है। 50 का नोट कितने का चलेगा? 50 में ही चलेगा। 100 का नोट कितने में चलेगा? 100 में चलेगा। 1,000 का नोट कितने में चलेगा? 1,000 में चलेगा। और 2,000 का नोट 2,000 में चलेगा। यानी कि उसमें एक मूल्य का संचय रहता है, उसमें एक मूल्य रहता है। फिर है स्थापित भुगतानों का मान। आप जो है किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, मान लीजिए अभी पीछे धान मंडी में आप सभी ने अपने अपने गेहूं को रखा, गेहूं तुलाई होगी, उसके बाद में पैक होके चला भी गया, लेकिन
उसका भुगतान, स्थापित भुगतान का जो मान है वो कितना, 1 लाख 2 लाख, क्या वो आपको अभी हो गया? नहीं होगा, वो चेक के द्वारा आपको होता है। और वो क्या होता है? 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 90 दिन के बाद में होता है। तो मुद्रा जो है वो स्थापित भुगतानों के मान के रूप में भी रखा जाता है। अब अगर मैं एक लाइन में मुद्रा का अर्थ बोलूं तो मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्य के संचय और स्थापित भुगतानों के मान को रखने वाली क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। ये हमारे मुद्रा का अर्थ, मुद्रा का प्रादुर्भाव कैसे होता है, मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या थी, केवल महत्वपूर्ण परिभाषाएं सभी नहीं है, और उसके बाद में मूल्य, मुद्रा का सामान्य अर्थ कितना रह जाता है, और उसके बाद में अब आती है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति जो है वो 4 प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार क्या है? पहला आता है M1, दूसरा आता है M2, तीसरा आता है M3 और चौथा आता है M4। 4 प्रकार की मुद्रा की पूर्ति रहती है। M1 क्या होता है? ये होता है C प्लस DD प्लस OD। अब ये C, DD और OD क्या बना है? तो C वो है जी जो आपके पास वर्तमान में करेंसी जमा है, यानी कि आपकी जेब में, आपके घर के तिजोरी में जो आपने ट्रंकें भर के रखी हुई है लाखों करोड़ों रुपए के रूप में, उन ट्रंकों में कितना धन है वो सभी जो है वो किस में आने वाला है? C के रूप में। DD जो वो है जो आपने अपनी बैंकों में जमाए रखी हुई है, चाहे आपने किसान विकास पत्र खरीदा हो, म्यूचुअल फंड्स खरीदे हो, किसी भी रूप में, वो सभी जो है वो DD बैंकों के रूप में आपका जो धन पड़ा है बैंकों में जमाओं के रूप में, वो DD है। अब बात आती है OD की। OD वो है जो रिजर्व बैंक के पास जमा पड़ा हुआ आपका धन है, आपका नहीं, बैंकों का धन रिजर्व बैंक के पास रहता है। ये आगे एक जो हम केंद्रीय बैंक करेंगे उसमें सब प्रक्रिया आपको बताई जाएगी कि किस तरह से जो है व्यापारिक बैंक अपना धन जो अपने पास रखते हैं, कुछ हिस्सा जो है वो RBI के पास भी जमा रखते हैं। तो RBI जो है भारतीय केंद्रीय बैंक है। तो C प्लस DD प्लस OD क्या है? M1 है। उसके बाद में आता है M2। M2 में क्या है? M1 यानी कि C प्लस DD प्लस OD, ये तीनों प्लस डाकघर और बचत बैंक की बचत जमाएं जो आपने अपने डाकघर में जमाएं करवाई थी, वो जो आपकी बैंकों में जमाएं थी, वो सारी की सारी आती है M2 में शामिल। तो M1 प्लस डाकघर और बचत बैंकों की बचत जमाएं शामिल होती है M2 में। तीसरा आता है M3। M3 में शामिल होता है M1 यानी कि C प्लस DD प्लस OD प्लस व्यवसायिक बैंकों की निवल जमाएं। व्यवसायिक बैंक कौन से हैं? ये इस अध्याय के बाद में आने वाला है। व्यवसायिक बैंक वे सभी बैंक हैं जिनमें हम लेन देन करते हैं, जैसे कि SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सारे के सारे बैंक जो है वो व्यावसायिक बैंकों की श्रेणी में आते हैं। तो उन बैंकों के पास जितनी भी जमाएं पड़ी हैं कैश के रूप में, वो सारी की सारी जो है वो M3 में आ जाएगी। किसके साथ? C प्लस DD प्लस OD के साथ मिलाकर। चौथी जो है वो आती है M4। M4 में आता है M3। M3 में क्या क्या शामिल था? C प्लस DD प्लस OD प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल जमाएं, ये थी M3 में शामिल, प्लस डाकघर की कुल बचत जमाएं। ये तो एक डाकघर की बात है, हिंदुस्तान में हजारों लाखों डाकघर हैं और उन सभी डाकघरों का टोटल योग किस में शामिल होगा? इसमें शामिल होगा। तो ये चारों जो हैं वो 2 नंबर। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल भी सब्सक्राइब करें।